जय हिंद बच्चों। तो आज का क्लास है जर्मनी का एकीकरण। पहले इटली का एकीकरण हम लोग पढ़ चुके थे, आज जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं। तो जर्मनी, पहले जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था। पहले जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था। ये 300 भागों में बटा हुआ था। ये कितने भागों में बटा हुआ था? 300 भागों में। जब नेपोलियन ने जर्मनी के आधे से ज़्यादा भाग को जीत लिया था तो उसने राइन राज संघ की स्थापना किया था। उसने पहले जर्मनी कितने भागों में बटा हुआ था? 300 भागों में। 300 भागों में बटा हुआ था। उसके बाद राइन राज संघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन ने राइन राज संघ की स्थापना किया था। इसके अधिकांश भागों को जीत लिया था। उसके बाद उसने लगभग 39 भागों को जीता था। उसने एक राइन राज संघ की स्थापना किया था। जब नेपोलियन युग का अंत हुआ तो वियना में मेटरनिक ने वियना सम्मेलन किया, जिसमें सभी राजाओं को बुलाया। प्रसा, इस समय जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य था प्रसा, उसके राजा को बुलाया और वियना सम्मेलन में उसने कहा, जाइए इस बार फिर से राजतंत्र को पुनः जीवित कीजिए। जो राजतंत्र खत्म हो गया था उसको फिर से जीवित कीजिए। ये किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। उसके बाद वियना सम्मेलन हो गया तो वहाँ का जो राजा था प्रसा का, सबसे पहले राजा था वहाँ का प्रसा का फ्रेडरिक विलियम। कौन था? फ्रेडरिक विलियम। ये काफ़ी रूढ़िवादी राजा था। ये किसी भी परिवर्तन को नहीं चाहता था। ये परिवर्तन करना नहीं चाहता था। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये परिवर्तन नहीं करना चाहता था। उसके बाद 1834 में जालबेरिन व्यापारियों का एक संगठन था, संघ था। इससे क्या होता था कि इसमें हर किसी का मुद्रा अलग अलग होता था, जिसके कारण अगर यहाँ से कोई व्यापारी व्यापार करना चाहे, ये देखिए ये है फ्रांस, पहले इसको समझाते हैं। ये फ्रांस है, ये ऑस्ट्रिया है, ये प्रसा है। ये इतना जो एरिया है, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये 300 भागों में बटा हुआ था, परंतु कुछ मुख्य भागों को मैं बता रहा हूँ आपको। ये 300 भागों में बटा हुआ था, जिसमें अगर यहाँ से किसी को व्यापार करना है इस क्षेत्र में प्रसा की तरफ, तो उसको हर जगह टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण व्यापारी तंग होके बोला कि हमारा एक मुद्रा हो, जिसके कारण उसने जालबेरिन नामक संस्था बनाया, संगठन किया जालबेरिन, जिससे उसकी मुद्रा एक हो, उसके कारण उसको व्यापारी करने में सहायता मिलता था। उसके बाद जो उसका राजा था फ्रेडरिक विलियम, प्रसा का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम, वो किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं करता था। सोचता था अगर हम इससे लड़ दे, कहीं मेरा ही एरिया और ना खींच ले, जिसके कारण डर से बेचारा लड़ने उड़ने की पक्ष में वो नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि बगल में 2 देश उसका, इधर है फ्रांस, उधर है ऑस्ट्रिया, ये लड़ने के विरुद्ध में बिल्कुल ही नहीं था। एक बात और है कि जब प्रसा ये वियना सम्मेलन हुआ था, जब बुलाया गया था, तो उस यहाँ पर डेनमार्क है, डेनमार्क, ये दोनों एरिया, ये एरिया का नाम है सेल्सविक हॉल्स्टीन एरिया। पहले इसका एरिया का पहले नाम मैं लिख देता हूँ, हॉल्स्टीन। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, इसी को जर्मन राइन संघ, इसका नाम है राइनलैंड एरिया। ये देखिए एरिया जो देख रहे हैं यहाँ से ज़्यादा। इसके बाद ये है फ्रैंकफर्ट, ये जो देख रहे हैं, ये वेलेसिया, वेस्टफेलिया, ये है वेस्टफेलिया। और ये जो है वावेरिया, ये मुख्य एरिया है जिसको हमें समझना है। ये सारे जर्मनी के मुख्य एरिया है। तो यही हुआ था, अगर किसी को व्यापारी को यहाँ से यहाँ अगर व्यापार करना होता था तो उसको हर जगह टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण व्यापारी तंग होकर एक जालबेरिन नामक संस्था बनाया था। अब क्या होता है, जब यहाँ का राजा, ये राजा जो था परसा का, जब परसा का राजा जो फ्रेडरिक विलियम था, उसका जब देहांत हुआ,
क्योंकि वो रूढ़िवादी था, वो कोई परिवर्तन चाहता नहीं था। तो उसके देहांत के बाद, उसकी मृत्यु के बाद बना राजा विलियम प्रथम। कौन राजा बना? विलियम प्रथम। ये थोड़ा सा परिवर्तनवादी था। ये ऐसा राजा था कि ये सोचता था ये मेरा एरिया सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ये सब क्यों एक करेगा भाई, ये सब छोटा छोटा है, ये सबसे बड़ा मैं हूं, तो मैं सबको एक करूंगा, मेरा ही साम्राज्य सभी जगह चलेगा, पूरा जर्मनी को मैं एक करूंगा। तो इसको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत था जो इस सारे एरिया को एक करने में सक्षम हो। उस वैसे व्यक्ति का तलाश था और उसे वैसा व्यक्ति मिल भी गया। वो व्यक्ति था बिस्मार्क। बिस्मार्क वहां का चांसलर बना। बिस्मार्क को चांसलर बनाया और बिस्मार्क भी एक संवैधानिक राजतंत्र को मानने वाले व्यक्ति थे कि राजा हो संविधान के अनुसार चले। तो बिस्मार्क 1862 में, बिस्मार्क को 1862 में जब ये राजा बना, ये राजा तो बना था विलियम प्रथम, ये बना था चांसलर। चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री होता है, जैसे अभी भी वहां पर चांसलर ही है, प्रधानमंत्री को वहां चांसलर कहा जाता है। तो बिस्मार्क वहां का चांसलर बन गया और उसने एक बात बोला कि अगर हमको एक करना है, क्योंकि इधर भी हम ताकतवर, ऑस्ट्रिया ताकतवर है, इधर भी फ्रांस ताकतवर है, हम एक कैसे करें? इसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसने सोचा कि जितना भी लोहा है, जर्मनी की जितने भी लोहा है, सबको पिघला के सब लोहे को जमा करना है, उसको तलवार बनाना है या तो औजार बनाना है और सभी लोहा को रक्त पिलाना है। ये रक्त पीने के बाद अर्थात उसको सैनिक शक्ति को बढ़ाना है। सैनिक शक्ति बढ़ने से ही ये पूरा जर्मनी एक होगा, अन्यथा एक नहीं होगा। तो उसने क्या किया? बिस्मार्क ने क्या किया? एक नीति अपनाया जिसे कहते हैं लोह एवं रक्त एवं लोह की नीति। रक्त एवं लोह की नीति, रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। वो कहा जर्मनी के सभी लोहा को पिघला के औजार बनाए और सभी को खून का दर्शन करवाए। जब तक खून उसमें नहीं मिलेगा जर्मन एक नहीं होगा, अर्थात सैनिक शक्ति को बढ़ाए। सैनिक शक्ति पर अपने जितने भी राष्ट्र की संपत्ति होती थी 80% इसी पर खर्च किया जाता था, केवल औजार हथियार बनाने में 80%। अब चलिए तो समझ गए। अब इसके दिमाग में आया कि भाई एक किया किसको जाए, अगर इससे लड़ते हैं तो ये तो बड़ा मजबूत है, ये भी बहुत मजबूत है। तो ये सोचा कि क्यों ना हम डेनमार्क से ही भिड़ जाते हैं। ये जो एरिया डेनमार्क ले रखा है इसी को पहले खाली करवाते हैं। तो ये इसे ही लड़ने का अनुभव नहीं था, ये सोचता था क्या होगा, कभी लड़े नहीं हैं। तो इसने क्या किया, ये ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती कर लिया कि अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए वो दोनों साथ हो गया। ये दोनों साथ ले लिया और कहा चलो इस पर लड़ाई करते हैं। इस पर 1862 में बना, 1864 में ये डेनमार्क पर युद्ध कर दिया। कब कर दिया? 1864 में। 2 साल के बाद ही 1864 में इसने डेनमार्क पर हमला कर दिया। डेनमार्क के साथ डेनमार्क जब देखा कि ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों मिलके है, बेचारा पहले ही सिलेंडर बोल दिया कि चलो चलो तुमको यही दोनों लेना है, ले लीजिए। जब और ये प्रसा बोल रखा था, बिस्मार्क बोल रखा था ऑस्ट्रिया को कि अगर हम ये जीतेंगे तो बोला था मुझे क्या मिलेगा भाई। ऑस्ट्रिया बोला मुझे क्या मिलेगा, आप जीतिएगा तो कल के कोई बात नहीं, आपको भी एक एरिया दे देंगे, 2 बड़ा एरिया है, एक एरिया आप रख लीजिएगा, मैं रख लूँगा। तो ये सेल्सविक रख लिया प्रसा, ये प्रसा रख लिया सेल्सविक, और होल्स्टीन जो है ये इस ऑस्ट्रिया को दे दिया। ये प्रसा बिस्मार्क सोचा कि बड़ा जल्दी दे दिया, ये तो हमें अकेले कर लेते, इसको देने की क्या जरूरत, ये तो बेकार हो गया। बेचारा फिर दुविधा में पड़ गया। ये सोचा झूठ मूठ का हम इसको ले लिए, ये तो ऐसे ही भाग गया। तो अब सोचा क्यों ना भाई, अब ये दिमाग लगाया, ये ऑस्ट्रिया वाला यहाँ पर अपना सब सैनिक बना भेज के अपना जो भी वहाँ पर से आमदनी होता था ये सब यहाँ पर लाके अपना वृद्धि कर रहा था, अपना राजस्व शक्ति बढ़ा रहा था। इसको धीरे धीरे बिस्मार्क को लगा यहाँ पर ज़्यादातर जर्मनी के लोग रहते थे, ये जर्मनी के लोग रहते थे, तो यहाँ पर इसने क्या किया, प्रेस के माध्यम से ऐसे ऐसे बात बोलते थे कि जर्मनी के लोग किसी का गुलामी नहीं करते, मैंने बहुत तरह ऐसे ऐसे बात बोलते थे जिसके कारण यहाँ और कोई भी देश अगर जर्मनी के लोग को सताता है तो मैं उसके साथ हूँ, वहाँ के लोग विद्रोह करें,
जिसके कारण यहाँ के लोग इतना इस प्रेस से इतना इसको उस्का दिया कि यहाँ के जो लोग रहते थे ये विद्रोह कर दिए और ये थाना का घेराव कर लेता था, ऑस्ट्रिया के थाना का घेराव कर करके मारने लगा। जब ये बात सुना जब ऑस्ट्रिया के राजा को ये इस बात को पता चला तो उसने सोचा, इतना मन बढ़ गया कि फट से 1 लाख सेना के साथ इस पर चढ़ाई करने के लिए होस्टिन पर चल दिया कि चलो होस्टिन को देखते हैं। जैसे ही ये ऐसे बढ़ा, इस तुरंत बिस्मार्क बोला कि भाई इधर से नहीं जाना है, आप जैसे जाइए आप जानिए, आपको इधर से जाना नहीं है, आप जिधर से जाइए कोई बात नहीं, जाइए। कहा कि ऊपर से, तो ऊपर से भी मारेंगे, चाहे ऊपर, ये तो मेरा ही एरिया है ना, इधर से जाना ही नहीं है। अब तो बात तय हो गया कि अब दोनों भाई, तो ये लड़ाई की ही बात हो गई। अगर तुम जाने नहीं देगा, ऊपर से भी नहीं जाने देगा, नहीं तो रास्ता जाने दे रहा, तो अर्थात है दोनों में युद्ध होना। तो दोनों में युद्ध हो गया 1866 में, 1864, 1866 में, 1866, सॉरी गलती लिख दिए थे, 1864, 1866, 1866 में फिर दोनों के बीच युद्ध हो गया। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखा, अब ऑस्ट्रिया को लगा कि हम अब हार जाएंगे। कहा क्या बात है, लीजिए, आपको होस्टिन ही चाहिए, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो होस्ट करके ठीक है, हमको होस्टिन ही चाहिए, हमको जब दे दिया, वो छोड़ो, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, उसको दे दिया। अब ये डेनमार्क भी, अब ये एरिया देखिए कितना बड़ा हो गया इसका, ये यहाँ से यहाँ तक, अब ये इतना बड़ा एरिया ये जो है ये हो गया। अब जर्मनी इतना बड़ा अपना एरिया को कर लिया। अब देखते हैं, अब सेडोवा का युद्ध हो गया 1866 ऑस्ट्रिया के साथ। अब जो है, अब इसको लगने लगा, अब फ्रांस को लगने लगा कि देखते हैं जर्मनी अपना सेना को धीरे धीरे अपना साम्राज्य को बढ़ा के मजबूत बन रहा है। जर्मनी को बात खटक रहा था। और इधर एक देश पड़ता है स्पेन, और स्पेन में पहले यहाँ पर्सा का ही शासक रहता था, राजा राज्य करता था, और किसी बस इसका देहांत हो गया, तो अब नए राजा को बनाना था। तो पर्सा बोला कि हम नए राजा को बनाएंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, इधर आप नहीं आ सकते हैं, जो जब आप गरीब थे, जब आप थोड़ा कमज़ोर थे तो आपका इधर चलता था, आप बहुत अब अमीर हो गए, आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों में अनबन हो गया। दोनों में 4 सालों तक अनबन चलते रहा। उसके बाद फ्रांस ने 1870 में इस पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो पर्सा भी पूरा ताकत के साथ लड़ा, पूरा ताकत से के साथ लगा, और फ्रांस के सैनिक को फ्रैंकफर्ट में घेर लिया और मजबूरन उसको सिलेंडर बोलना पड़ा। इतनी मजबूती के साथ लड़ा। अब यहाँ का राजा जो था फ्रांस का, नेपोलियन, उसको बुलाया, नेपोलियन तृतीय को बुलाया गया। जब नेपोलियन तृतीय को बुलाया गया तो यहाँ पर एक संधि किया गया जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। ये कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। ये सेडाउन का युद्ध हुआ था 1870 में। ये जो लड़ाई किया फ्रांस, जो इसके साथ पर्सा के साथ भिड़ गया था, वो 1870 में भिड़ गया था। कब भिड़ गया था? 1870 में। और ये युद्ध, इस युद्ध में फ्रांस की सेना जब घेरा गया चारों तरफ से, उसको जब बंदी बना लिया, तब इसको राजा को बुलाया नेपोलियन तृतीय। और उसके बाद उसके साथ एक संधि हुई 10 मई 1871 को एक संधि हुआ जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। ये संधि में क्या हुआ? इस संधि में जबरदस्त हुई कि ये संधि में ये बोला, पर्सा का राजा बोला बिस्मार्क, कि आपको ये पूरा एरिया जो है ये आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ फ्रांस के भी 2 महत्वपूर्ण स्थान था, अल्सेस और लॉरेंस। ये लोहा और कोयले के लिए प्रसिद्ध जगह था इसका, इसको भी वो खींच लिया। कौन? बिस्मार्क। कहा कोई बात नहीं, आपको इतना सारा एरिया देना पड़ेगा, ये सब मेरा है। किसी पहले आप झूठो हड़प लिए थे, ये बोला कि पहले आप झूठो हड़प लिए थे, ये मेरा ही था, आप जबरदस्ती हड़प लिए, अब ये मेरा है, आपको इस पर हस्ताक्षर करना। बेचारा किसी मजूरी बस वो इसको हस्ताक्षर कर दिया। और उसके बाद ये सारे के सारे एरिया अब बन गया क्या? पहले पर्सा था, ये छोटा सा, पर्सा से इतना बड़ा किया। अब ये सारे देश जब जीत गया तो इसी का नाम पड़ा जर्मनी। इसी का नाम क्या पड़ा? जर्मन। अब जर्मन का एकीकरण पूरा हो गया। अब जर्मन का एकीकरण पूरा हो गया। ये 10 मई 1871 में जो संधि हुई उसके साथ जर्मनी पूरा एक हो गया।
तो आज का क्लास बच्चों कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। जय हिंद।